नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार भेदने का चुनाव होगा। उत्तर में, पश्चिम में और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर चुकी है। उससे चुनौती निश्चित रूप से जो गठबंधन टूटे हैं उनके कारण बिहार और महाराष्ट्र में होगी, लेकिन उसकी अपनी सीटों पर उतना ज़्यादा नहीं असर पड़ेगा जितना एनडीए की सीटों पर पड़ेगा इस गठबंधन के टूटने से। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है 2014-2019 का चुनाव देखें तो दक्षिण पर कर्नाटक के अलावा ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी दक्षिण के 5 राज्यों में, यानी कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और उसके अलावा आंध्र प्रदेश। इनमें से जो है इन 5 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें आती हैं। बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीट्स हैं और इन 29 सीट्स में भी 25 कर्नाटक से आती है और 4 तेलंगाना से, यानी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से 0। इन तीनों राज्यों में 2019 में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला और 2019 में एआईएडीएमके से अलायंस के बावजूद खाता नहीं खुला। और इसी तरह से केरल में तमाम उम्मीदों, तमाम जो है हाइप के बावजूद जो है केरल में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुला था। और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी जहां थी उससे पीछे गई है। एक समय 98 में बीजेपी के पास 18-19% वोट थे, वहां से घटकर अब वो 1% वोट से नीचे आ गई है। तो इन राज्यों में कैसे कैसे बीजेपी अपनी स्थिति सुधारेगी। बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनाव होगा 2023 में। 9 राज्यों में चुनाव होना है। अगर कश्मीर में भी हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया तो 10 राज्य, नहीं तो 9 राज्यों में। उनमें सबसे कठिन लड़ाई बीजेपी के सामने कर्नाटक की है। और कर्नाटक की लड़ाई केवल इसलिए नहीं कि एक राज्य में उसकी सरकार है, उसको बचाना है या फिर से लाना है। कर्नाटक भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार है, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। अगर कर्नाटक में हार गई बीजेपी तो एक तरह से पूरे दक्षिण में कहीं भी वो सत्ता में नहीं होगी। दूसरा राज्य, आज जिस राज्य की बात करेंगे वो है तेलंगाना। और तेलंगाना में बीजेपी के 3 विधायक हैं। पूरे 5 राज्यों में जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 923 उनमें से सिर्फ 135 जो है वो एमएलए बीजेपी के हैं। जाहिर है कि उसमें से ज़्यादातर जो है कर्नाटक के हैं, बाकी कुछ छिटपुट जो है बाकी राज्यों से। तो ऐसे में बीजेपी के लिए तेलंगाना दक्षिण का दूसरा द्वार बन सकता है। बीजेपी को लगता है कि वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है तेलंगाना का किला भेदने के। जिस तरह से केसीआर की सरकार की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है, जिस तरह से केसीआर अपनी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा के कारण जो है राज्य का तिरस्कार कर रहे हैं या कहें उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी वजह से भी, सरकार के प्रति नाराज़गी की वजह से भी, और उसके अलावा बीजेपी का बढ़ता जनाधार और संगठन। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूसरी पार्टियों से लोगों को लाने के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। तेलंगाना में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के सदस्य हैं जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बांदी संजय कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इटाला राजेंद्र जो हुजूराबाद से विधायक हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मणन। ये 4 लोग इस समिति के सदस्य हैं। अब इनको काम क्या दिया गया है? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से 2 सबक सीखे हैं। एक, अपना जनाधार, अपना संगठन मजबूत किए बिना सत्ता में आने के बारे में आप नहीं सोच सकते। दूसरा, अंधाधुंध जो है डिफेक्शन, उससे डिफेक्टर्स की सेना खड़ी करके आप चुनाव जीतने की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव के 2 सबक हैं जो बीजेपी ने सीखे हैं और उसको लागू कर रही है तेलंगाना में। तेलंगाना में इसीलिए जो कमेटी बनाई गई है उसका जो मैंडेट है उसको 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर किसी को आप ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? टीआरएस से, जो अब बीआरएस बन चुकी है, और कांग्रेस।
दो पार्टियों से तेलंगाना में अगर आप लेकर लोगों को आ रहे हैं तो 3 क्राइटेरिया पर उनको खरा उतरना चाहिए। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर उनको यकीन होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। और तीसरा, उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के या फिर अपराध के मामले ना हों, ऐसे आरोप ना हों। और चौथा है, ये 3 है, लेकिन एक चौथी बात जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई है वो ये कि भाई आपके पास विचारधारा हो, आपके पास संगठन हो, आपके पास नेतृत्व हो, तब भी आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होती है मजबूत उम्मीदवारों की। मजबूत उम्मीदवार कहें तो मुख्य रूप से 2 क्राइटेरिया। एक, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव हो, लोग जानते हों, लोगों से अच्छे संबंध हो, संपर्क हो उसका। और दूसरा, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुनाव लड़ने में। तो ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करके ऐसे लोगों को कांग्रेस और बीआरएस से लाने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश में राजगोपाल रेड्डी जो कांग्रेस के विधायक थे, मुनुगोडू जो विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ से उनको बीजेपी में लाया गया, इस्तीफा विधानसभा से दिलवाया गया और फिर बाई इलेक्शन हुआ। और याद रहे कि ये विधानसभा क्षेत्र दक्षिण तेलंगाना में आता है, जहाँ बीजेपी अपना रास्ता नहीं बना पा रही थी, इसको भेद नहीं पा रही थी इस किले को, क्योंकि यहाँ बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज़ का, खम्मम और नलगोंडा ज़िले जो हैं ये लेफ्ट पार्टीज़ का भी गढ़ रहे हैं। तो इसको भेदने में बीजेपी कामयाब नहीं हो रही थी। लेकिन राजगोपाल रेड्डी को लाकर और उनको चुनाव लड़वाकर बीजेपी ने 2 चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी। एक, कि दक्षिण तेलंगाना में उसकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। दूसरा, कि वो बीआरएस की असली चैलेंजर वही है। ये उपचुनाव बीजेपी हार गई, 10,390 वोटों से हारी, लेकिन बीआरएस ये उपचुनाव न जीत पाती अगर लेफ्ट पार्टीज़ ने अपना पूरा वोट ट्रांसफ़र न कराया होता केसीआर के उम्मीदवार को। तो इसलिए केसीआर को समझ में आ रहा है कि वो यहाँ जीते कैसे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी यहाँ तक दक्षिण तक पहुँच गई है और जो रेड्डी ब्रदर्स हैं उनका नलगोंडा ज़िले में बड़ा प्रभाव है। जो राजगोपाल रेड्डी हैं, उनके बड़े भाई जो हैं वेंकट रेड्डी, वो कांग्रेस से इस समय सांसद हैं भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्र से। तो इसलिए इन रेड्डी ब्रदर्स का बड़ा असर है। अभी जो है वेंकट रेड्डी कांग्रेस में ही हैं, छोड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों भाई हैं जिन्होंने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था सबसे पहले। रेवंत रेड्डी जो है, उनको टीडीपी से जो 2017 में आए थे 5 साल पहले, उनको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके खिलाफ बगावत हुई। और जो है 12 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिनमें एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति वहाँ खराब से खराब होती जा रही है। कांग्रेस के 18 एमएलए जीते थे 2018 के चुनाव में, उनमें से 12 चले गए बीआरएस में। तो अब जो 6 बचे हैं, उनमें से भी एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, तो 5 सदस्य बचे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस लगातार वहाँ नीचे जा रही है। तो इसलिए कांग्रेस से लोगों के छोड़ने का सिलसिला चल रहा है और बीआरएस में भी जो केसीआर के रवैये से जो लोग निराश हो गए हैं, वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। केसीआर का कनेक्ट लोगों से ख़त्म हो गया है, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि पार्टी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए, उसका दबाव बन रहा है। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति ये बन गई है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य में किसी पार्टी के उभरने के लिए ज़रूरी जो एक बहुत ज़रूरी शर्त होती है, वो होती है प्रदेश का नेतृत्व। अगर प्रदेश में मजबूत नेतृत्व हो तो बाकी बहुत सी चीज़ें अपने आप जुड़ने लगती हैं, बनने लगती हैं। तेलंगाना में बीजेपी के पास बांदी संजय कुमार के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जो न केवल लोकप्रिय है, अच्छा संगठन करता है, लोगों से कनेक्ट है, लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं।
यात्रा पर उनकी लंबी लंबी यात्रा चली है अभी, और सरकार लगातार उनको रोकने की कोशिश करती है। और जो सरकार विपक्ष को यात्राओं से, आंदोलनों से रोकने की कोशिश करती है, उस सरकार के मुखिया को मजबूर होना पड़ा। इतना दबाव बना, बीजेपी ने इतना दबाव बनाया कि उनको पूरे मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठना पड़ा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी राज्य में हुआ होगा। ममता बनर्जी कर चुकी हैं, लेकिन वो उनका पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ नहीं बैठा था। पूरा कैबिनेट जो है उनकी केसीआर की उनके साथ धरने पर बैठी। तो तेलंगाना की लड़ाई बड़ी विकट होने जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि वो बिल्कुल एकदम नज़दीक पहुंच चुकी है सत्ता के। थोड़ा और जोर लगाने पर वहां वो सत्ता में भी आ सकती है। मैं अभी नहीं इस बात को मानता कि बीजेपी अभी सत्ता में आने की स्थिति में है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है, लगभग 1 साल का समय है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है विधानसभा का वहाँ, इसलिए जो है बीजेपी के पास अभी और समय भी है, और केसीआर के पास अपनी स्थिति को सुधारने का भी समय है। तो अब कौन इसमें आगे बढ़ता है, कौन अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत बना पाता है, इस पर निर्भर करेगा 2023 का विधानसभा चुनाव तेलंगाना का। बीजेपी की जो उम्मीद बंधी है उसमें एक कारण है नई पीढ़ी का रुझान। जो नई पीढ़ी 18 से 35 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, उनका तेलंगाना के लिए, जो अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, उससे कोई भावनात्मक लगाव उस तरह का नहीं है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, 2 और फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी उत्साहित है इस आयु वर्ग के मतदाताओं को लेकर। एक, केसीआर के प्रति उनके मन में जो है उस तरह का सम्मान भाव नहीं है, उस तरह का लगाव नहीं है। केसीआर से नाराज़गी उनकी बढ़ती जा रही है। केसीआर को लेकर उनका जो है गुस्सा, आक्रोश वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात जो बीजेपी को लगता है कि उसके पक्ष में बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है, वो ये है कि इस आयु वर्ग के लोगों में हिंदू धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ये दावा कर रही है, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा। बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब जय तेलंगाना की बजाय तेलंगाना में जय श्री राम का नारा लगने लगा है। जय श्री राम ने जय तेलंगाना को रिप्लेस कर दिया है। क्या सचमुच ऐसा है? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं है, ये केवल नारा है, कोरा बीजेपी का प्रचार मात्र है, तो फिर उसका नतीजा उस तरह से आएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में। इसलिए बीजेपी तेलंगाना को लेकर बहुत उत्साहित है। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने उतना ध्यान नहीं दिया। लग रहा था उनको कि ज़्यादा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, तो इसलिए संसाधन लगाना नहीं चाहिए। इसके बावजूद 4 लोकसभा सीटें जीते थे। बाद में जो समीक्षा हुई उसमें ये समझ में आया कि अगर थोड़ी सी और ताकत लगाते तो 3 और सीटें जीत सकते थे। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे की बात है। तो कर्नाटक का चुनाव, उसका नतीजा तेलंगाना पर भी असर डालेगा। इसलिए कर्नाटक और ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार फिर से आ जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो उसका रब ऑफ इफ़ेक्ट निश्चित रूप से तेलंगाना पर पड़ेगा, और हारेगी तो उसका भी असर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के लिए दक्षिण में दूसरा द्वार कर्नाटक ही खुलवाएगा। अगर कर्नाटक जीते तो तेलंगाना में जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।